हेलो बच्चों। जैसे ही 29 अप्रैल को जेई मेन का रिजल्ट आया, उसके बाद बच्चों के काफी हद तक फंडे क्लियर हो गए। जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया उनको लग गया कि हाँ भाई, इस साल जो मेरी जेई मेन की जो रैंक आई है उससे मेरे को अच्छी डिसेंट एनआईटी ट्रिपल आईटी मिल जाएगी और मैं एडवांस में भी और अच्छा कर सकता हूँ, वहां जाकर मुझे आईआईटी भी मिल सकती है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं आया, जिनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया। उनमें से काफी सारे बच्चे तो वो हैं जिन्होंने ट्वेल्थ क्लास सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लेवल तक की पढ़ाई की और वो आईआईटी की प्रिपरेशन या फिर जेई की प्रिपरेशन अब ड्रॉप ईयर के साथ करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 11th 12th है ना कोचिंग में पढ़ाई तो की, इंस्टीट्यूट में पढ़ाई तो की, बट मक्कारी ज्यादा की, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रैक्टिस तो की लेकिन टेस्टिंग स्किल्स उनकी कमजोर ही रही। सो देयर में बी सम रीजंस कि है ना, हो सकता है कि बच्चों की परफॉर्मेंस इस क्लास 12th के साथ अच्छी ना हो और अब ड्रॉप ईयर के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप 13 महीने अच्छे से पढ़ सको तो ड्रॉप लेना वर्थ इट है। 13 महीने में अगर मान लो कि सेल्फ डाउट लगातार आते रहें तो बेटा फिर ड्रॉप लेना वर्थ इट नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई तुम मस्ती से पढ़ सकते हो 13 महीने, तो जरूर ड्रॉप लें। आप रिग्रेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसे मुझे तो हर एक महीने बाद, हर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद भयंकर तरीके से सेल्फ डाउट आते हैं और फिर मेरे 5 दिन तो वेस्ट होते ही होते हैं, उस केस में आपको जो भी कॉलेज मिल रही हो, चाहे कोई प्राइवेट कॉलेज मिल रही हो, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही हो, तो आप उसे ले सकते हैं। ये वाला वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 12th अभी जस्ट पास किए हैं और अगले साल ड्रॉप करना चाहते हैं मेन और एडवांस के लिए। वो बच्चे हमारे मोहित त्यागी यूट्यूब चैनल से फ्री के अंदर किस तरह से पढ़ सकते हैं, मैं इस बात को इस वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। खास तौर से फिजिक्स के अंदर वो किस तरह से चैप्टर सीक्वेंस को यूज करें, मैं इस बात को समझाऊंगा। चैप्टर्स को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में पढ़ना मस्ट है, तभी सारी की सारी चीजें आराम से कोरिलेट हो पाएंगी और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने ऐसे ही कुछ रैंडम पढ़ लिया। हर आगे वाले चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट होगा वो पीछे वाले चैप्टर से रिलेटेड होता है, खास तौर से जेई के अंदर और खास तौर से जेई एडवांस्ड के अंदर। तो जो भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं वो इस तरह से इंटेंगल्ड होते हैं कि अगर चैप्टर सीक्वेंस हल्की फुल्की भी ऊपर नीचे हुई तो हम फंस सकते हैं। तो मैंने बहुत ही दिमाग लगाकर मेहनत से सारे सारे चैप्टर सीक्वेंस आपके लिए बनाई है। अगर आप जेई एडवांस में अच्छी रैंक चाहते हो तो इसी चैप्टर सीक्वेंस को फॉलो करें। कोटा के जो टॉप से टॉप जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे के सारे इसी चैप्टर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और इसी चैप्टर सीक्वेंस से आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री की और मैथ्स की जो चैप्टर सीक्वेंस है उसके भी वीडियो बन रखे हैं, वो आप बेटा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ये सारे के सारे लेक्चर की जो प्लेलिस्ट है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो घर बैठ के कंटेंट वाइज कोटा के बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर, बेस्ट से बेस्ट बैच के अंदर जो बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाता है वो सारा का सारा हमने बड़ी मेहनत से यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। आप बड़े आराम से इत्मीनान से इसको पढ़ के एडवांस में अच्छी खासी रैंक ला सकते हो। जेई मेन में तो ऑफ कोर्स आप ले आओगे। ठीक है, तो इस कंटेंट को आप इसी सीक्वेंस के अंदर पढ़ें। चलिए, फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल पढ़ने की आवश्यकता ड्रॉपर बच्चे को नहीं है। ठीक है, ड्रॉपर बच्चा मैथमेटिकल टूल चैप्टर को छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बेटा मैथमेटिकल टूल मैंने बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा रखा है तो मोस्टली ड्रॉपर बच्चा उसको पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है। फिर भी कोई बच्चे को लगेगा सर मुझे तो वेक्टर जोड़ना ही नहीं आता, सर मुझे तो डिफरेंशिएशन ही नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आता। हालांकि ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं, बट अगर मान लो कोई अगर ऐसा बच्चा हो तो वो मैथमेटिकल टूल से स्टार्ट कर सकता है। ऑल्दो आई विल रिकमेंड दैट कि मैथमेटिकल टूल से ड्रॉपर बच्चा स्टार्ट ना करे, वो टाइम वेस्टिंग है। आपको वेक्टर जोड़ने आते हैं, घटाने आते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, आप स्टार्ट करें काइनेमेटिक्स से। और काइनेमेटिक्स में आपके पास 3 चैप्टर हैं। सबसे पहले बेटा आप स्टार्ट करें रेक्टिलिनियर मोशन से, फिर प्रोजेक्टाइल से और फिर रिलेटिव से। रेक्टिलिनियर मोशन और प्रोजेक्टाइल जो है ये पिछले 2-3 साल के अंदर जेईई मेन का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। खूब सारे सवाल बेटा इनसे पूछें और बिल्कुल वही सवाल पूछें जो बोर्ड पर आपको कराए हुए हैं। आप बड़े आराम से हमारे YouTube चैनल से सारे सारे टॉपिक पढ़ सकते हैं। रिलेटिव थोड़ा टॉपिक ऐसा है जिसमें वेक्टर्स का थोड़ा सा यूज रहता है, लेकिन ये वही वेक्टर्स है जो आपने बेटा 11वीं 12वीं क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ रखे हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि मुझे वेक्टर को जोड़ना और घटाना नहीं आता, तो वो रिलेटिव मोशन पढ़ने से पहले मैथमेटिकल टूल प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। मैथमेटिकल टूल जो है उसके वेक्टर वाला पोर्शन हल्का फुल्का पढ़ सकता है। ऑल्दो अगेन नॉट रिकमेंडेड, सिर्फ उस बच्चे के लिए जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, जो भी पढ़ाई करनी है बड़ा वो प्लेलिस्ट से ही करनी है, क्योंकि हमारे वाले जो मोहित त्यागी यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोस है वो सर्चिंग में नहीं आते, वो प्लेलिस्ट से ही देखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, और प्लेलिस्ट की मैंने लिंक इसके अंदर डाल रखी है, देख लेना। ठीक है, उसके बाद आप है ना क्लास 12th के टॉपिक पर जंप कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आने के लिए किसी न्यूटन्स लॉ की, आरबीडी की, एसएचएम की किसी चीज की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अपने आप में
इंडिपेंडेंट सा टॉपिक है, हल्का फुल्का काइनेमेटिक्स यूज होता है, काइनेमेटिक्स मैंने पहले से पढ़ रखा है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर मैंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये बड़ा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को कई जगह रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं, एक ही बात है। इसकी मैंने दो प्लेलिस्ट बना रखी है, एक तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से प्लस एक और है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मैं क्लियर कर दूं इस बात को कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ये एडवांस्ड के सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेन के सिलेबस में ही है। तो पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कंप्लीट करना है, फिर अगली प्लेलिस्ट बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की है, वो सिर्फ और सिर्फ मेन की है। ये इन्फॉर्मेशन मैं साथ साथ आपको देता रहूंगा कि कौन सा मेन का और कौन सा एडवांस का है। वैसे तो सारे मेन और एडवांस दोनों की है, कोई अगर चेंज हुआ तो मैं बोलता रहूंगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में दो चैप्टर है बेटा, कौन से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पहले ये फिर ये, फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद आप बड़ा फ्रिक्शन कर सकते हो। ये दोनों एक ही चैप्टर माने जा सकते हैं, मैंने अलग अलग बना रखे हैं। फिर उसके बाद वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद सर्कुलर मोशन। ये दोनों चैप्टर अलग अलग कोचिंग में ऐसा भी हो सकता है कि सर्कुलर मोशन पहले पढ़ा दें और वर्क पावर एनर्जी बाद में पढ़ा दें, लेकिन अगर आप हमारा स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं तो आप इसी सीक्वेंस के अंदर ही पढ़ें, हमने सवालों को इसी सीक्वेंस के अंदर ही रखा है। उसके बाद आप बड़ा पढ़ सकते हैं सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद आप पढ़ सकते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स, आरबीडी। कई कई बुक्स में या बड़ा कई कई शीटों के अंदर, कोचिंग की शीट्स के अंदर इसको रोटेशनल मोशन भी कह रखा है। आई होप सारी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये बेटा अगला चैप्टर है, इसको आप एसएचएम भी कह सकते हो, ठीक है। यहां पर एक तरीके से जो मैकेनिक्स का एक बड़ा पोर्शन है वो लगभग लगभग खत्म हो गया। उसके बाद आप क्लास 12 के टॉपिक पर वापस से जंप कर सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बड़ा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास तौर से एडवांस के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एडवांस में सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे गए 3 चैप्टर हैं वो बेटा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिर रिजिड बॉडी डायनामिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगेन बड़ा प्लेलिस्ट में एक चैप्टर और होगा कंडक्टर्स नाम से, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट में दो प्लेलिस्ट बना रखी है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से और एक कंडक्टर नाम से। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसके बाद आप कंडक्टर्स निपटा लेना, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशन पढ़े। आपको थोड़ा सा ऑड वन आउट लग रहा होगा कि सर ग्रेविटेशन अचानक से बीच में कैसे आ गया, वो इसलिए कि ग्रेविटेशन को इंडिपेंडेंटली पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रो के बाद पढ़ना बिल्कुल इजी लगेगा। सारे के सारे फॉर्मूले रिपीट होंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट लगभग लगभग रिपीट ही होंगे। जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है काफी हद तक वैसा ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, सवाल करना भी, समझना भी, समझाना भी, ठीक है। तो कम लेक्चर के अंदर सारी बात बड़े आराम से बन जाएगी। तो ग्रेविटेशन को हमेशा ही इलेक्ट्रो के बाद करें। उसके बाद पढ़ें करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद आप पढ़ सकते हो हीट ट्रांसफर। अगेन हीट ट्रांसफर थर्मो का पार्ट है, लेकिन मैंने यहां पर इसलिए रखा उसको क्योंकि हीट ट्रांसफर में मेजरली दो सेक्शन है, एक है बेटा आपका कंडक्शन और दूसरा है बेटा आपका रेडिएशन। जो कंडक्शन वाला पोर्शन है ना वो काफी हद तक करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा सा पोर्शन ही है। तो चैप्टर का जो 50% हिस्सा है ना वो तो सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन से ही काम चल जाता है। बच्चे ने जस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, उसी से वो हीट ट्रांसफर में कंडक्शन वाला पोर्शन कर लेता है, तो उसे थोड़ा सा इजी लगता है। मेरे लिए पढ़ाना आसान, आपके लिए पढ़ना आसान, तो चीजें थोड़ी सी कूल हो जाती हैं, ठीक है। तो बेटा इसके बाद हीट ट्रांसफर करोगे थोड़ा सा मामला अच्छा लगेगा। उसके बाद बेटा पढ़ सकते हो कैपेसिटेंस, और उसके बाद ईएमएफ। बेटा इस ईएमएफ के अंदर मैंने दो चैप्टर बोल रखे हैं, अगेन इन दोनों चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पहले करना है और उसके बाद मैग्नेटिक फोर्सेस करना है, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक और है बेटा, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है इसका भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग से। अगेन बेटा प्लेलिस्ट से ही ढूंढना है, ठीक है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सिर्फ जेई मेन में है, बाकी सारे के सारे टॉपिक आपके जेई मेन में भी हैं और एडवांस में भी हैं। अगर कोई टॉपिक सिर्फ स्पेसिफिक जेई मेन में होगा और स्पेसिफिक जेई एडवांस में होगा, मैं आपको लगातार बताता रहूंगा। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि एसएचएम अब पूरा का पूरा ही जेई मेन और एडवांस दोनों में है। पहले क्या होता था कि जो लास्ट का पोर्शन था ना एसएचएम का, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, वो सिर्फ मेन में था, एडवांस में नहीं था। अब ये पूरा चैप्टर ही मेन और एडवांस दोनों में है, ठीक है। और आपको सारा का सारा बेटा जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है बिल्कुल एडवांस लेवल का ही पढ़ा रखा है। यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर एल्स, बड़े आराम से काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ईएमआई, या बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पूरा बेटा जेई मेन एडवांस दोनों में है। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिंग करंट, या बेटा एसी, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या बेटा ईएमडब्ल्यू। मैंने लेक्चर में पढ़ाते वक्त यूट्यूब पर ऐसा बोल दिया होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जेई मेन में ही है, बट ऐसा नहीं। अब ये जेई मेन में भी है और एडवांस में भी है, दोनों में है। अगेन पढ़ा पूरा रखा है,
है ना, सब बता रखा है जो भी आपको जरूरत है, हर बात आपको पढ़ा रखी है। तो मेन और एडवांस दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। नेक्स्ट इज मॉडर्न फिजिक्स, अगला चैप्टर बेटा आप मॉडर्न फिजिक्स यूज कर सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स 1 में ना 3 चैप्टर है, मतलब 3 टॉपिक हैं एक तरीके से बेटा। पहला फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा, दूसरा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, और तीसरा मेरे बच्चे आपका एक्सरेज। ठीक है, इसी सीक्वेंस में पढ़ोगे तो थोड़ा और चिल रहेगा। मॉडर्न फिजिक्स 2 बेटा, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स बोल दीजिए, ये बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स बोल दीजिए, एक ही बात है। इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस और रेडियो एक्टिविटी आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड्स एंड विस्कोसिटी चैप्टर कर सकते हो, और उसके बाद बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कर सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में 2 प्रॉपर्टीज हैं जो बेटा हमारे सिलेबस में, इलास्टिसिटी एंड बेटा आपकी विस्कोसिटी। यहां बेटा फ्लूइड के साथ विस्कोसिटी ना करके आप सरफेस टेंशन कर लेना, एक ही बात बेटा ना। फ्लूइड का अलग से प्लेलिस्ट है, सरफेस टेंशन की अलग से प्लेलिस्ट है, इलास्टिसिटी की अलग से प्लेलिस्ट है, और विस्कोसिटी की अलग से है। इनमें यह सीक्वेंस रखना कि पहले तो फ्लूइड पढ़ना मस्ट है, उसके बाद आप सरफेस टेंशन भी पढ़ सकते हो, विस्कोसिटी भी पढ़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलास्टिसिटी आप कभी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। तो आप ऐसे कर लेना कि पहले फ्लूइड कर लिया, फिर विस्कोसिटी कर ली, फिर सरफेस टेंशन कर लिया, और फिर इलास्टिसिटी कर ली। इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फ्लूइड पहले होना मस्ट है। उसके बाद बेटा कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन करें, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। और उसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक्स। ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, ये एक तरीके से केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स का एक तरीके से सबसेट है। तो कोई बच्चा अगर फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स ना पढ़ना चाहे तब भी चलेगा, आपने जो केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा है उससे फिजिक्स के सारे सारे सवाल बन जाएंगे। यू नीड नॉट टू वरी, है ना, आपको अलग से कुछ सोचने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप चिल रहे, अगर आपको केमिस्ट्री वाला थर्मो आता है मीन्स आपको सब आता है। ठीक है, हालांकि मैंने जेई के हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स में क्या चाहिए बेटा वो सब पढ़ा रखा है, बट अगेन किसी बच्चे को केमिस्ट्री वाला आता है तो वो फिजिक्स के सवाल में नहीं फंसेगा। उसके बाद बेटा वेव्स वाला सेक्शन इसी सीक्वेंस में पढ़े, पहले वेव ऑन स्ट्रिंग, फिर साउंड वेव्स, और बेटा बाद में वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव्स ये 11th के टॉपिक्स हैं, और वेव ऑप्टिक्स बेटा 12th का है। वेव ऑप्टिक्स आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपने बेटा वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव्स ना पढ़ रखी हो, तो पहले उनको पढ़ना फिर इसी को पढ़ना। ठीक है, उसके बाद बेटा 2 थ्योरेटिकल से चैप्टर हैं, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम। ये दोनों के दोनों सिर्फ जेई मेन में है, एडवांस्ड में नहीं है। और इनमें अगर पढ़ने में कभी भी कोई दिक्कत आए, हालांकि मैंने पूरा बहुत ही आराम से इत्मीनान से अच्छे से पढ़ा रखा है, बट फिर भी किसी बच्चे को लगे कि सर आपने तो कुछ ज्यादा ही बता दिया, इतने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें इस केस में किसी को ऐसा लगे तो वो एनसीईआरटी से पढ़ सकता है, एनसीईआरटी से रीड कर सकता है। ऑल्दो मैंने जिस तरह से सारी बातें समझाई है वो बिल्कुल लॉजिकल और मतलब एकदम रिलेट करने वाले तरीके से पढ़ाया है, तो मैं तो ये कहूँगा कि ना मेरे लेक्चर से ही पढ़े। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि यार सर तो ना बिल्कुल थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही है ना डेप्थ में बातें बता रहे हैं, और सर ये एडवांस के सिलेबस में तो है नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ मेन के सिलेबस में एनसीईआरटी पढ़ लूँ क्या, बेटा बिल्कुल पढ़ सकते हो। बल्कि आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, जहां कहीं पढ़ रहे हो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि वहां पर तो लेट्स से कि चैप्टर स्टार्ट होगा यहाँ से, तो मतलब यहां से स्टार्ट होगा तो वहां पर तो लेट्स से यू पढ़ा रहे होंगे, और आप क्या कर सकते हो कि पीछे से कम जो थ्योरेटिकल पोर्शन वाला जो चैप्टर है वो आप पीछे से निपटा सकते हो। तो आपका सिलेबस बाकी लोगों के मुकाबले 10-15 दिन पहले खत्म हो जाएगा, और आप जेईई मेन का पहला अटेम्प्ट अच्छे से दे पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चैप्टर और है, दैट इज एरर एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये मेन और एडवांस दोनों में। मैंने जानबूझ के इसमें यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर नहीं लिखा, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन अलग से कोई चैप्टर नहीं है, मतलब उसको तुम ऐसा मान के चलो कि जो भी यूनिट और डायमेंशन अलग अलग चैप्टर में आएगी तो वहां पर उसकी यूनिट और डायमेंशन आपको अलग से बता दी जाएगी। जैसे मान लो यंग्स मॉडुलस पढ़ा रहे हैं तो यंग्स मॉडुलस की यूनिट और डायमेंशन आपको पढ़ा दी जाएगी। मान लो किसी चैप्टर के अंदर डायमेंशनल एनालिसिस से कोई फॉर्मूला निकालना होगा तो उस चैप्टर में डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो सिखा रखा आपको पहले से इन यूट्यूब वीडियोस के अंदर। सो अलग से बेटा यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बात हुई बेटा चैप्टर सीक्वेंस की। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप चीजों को अगर समझ कर करना चाहते हैं तो इस चैप्टर सीक्वेंस में अगर पढ़ोगे तो बड़े आराम से काम बन जाएगा। ऑल्दो कई बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर मैं क्या सारे के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर सकता हूं ड्रॉप इन में? ऑफ कोर्स कर सकते हो। अगर दिन में अगर आप लगभग 1.5 घंटे के आसपास का अगर लेक्चर निपटाओगे तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, सारे के सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। और मेरी ऐसी फीलिंग है, मतलब मैं तो काफी कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि अगर किसी बच्चे ने सारी की सारी पढ़ाई अगर YouTube चैनल से पढ़ रखी है, कंपटीशन के पेड लेक्चर से पढ़ रखी है, तो जेईई मेन में कोई सवाल गलत हो इस बात के चांस है ही नहीं फिजिक्स के अंदर। मतलब
25 के 25 सवाल सही होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैंने जिस तरह से पढ़ाया बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि 25 के 25 सवाल सही होने चाहिए, ठीक है। और ये मान लेना कि 25 में अगर 24 ही सही हुए मेरे पढ़ाने के बाद भी, तो मान लेना कि 24 पर ही 100% आएगी, वो एक जो सवाल है वो सबका गलत हुआ होगा इसका मतलब, ठीक है। ये मैं इतने कॉन्फिडेंटली इस बात को बोल रहा हूं, चाहे यूट्यूब के लेक्चर हो चाहे पेड लेक्चर्स हो। और जिस तरह से मैंने पढ़ाया मुझे ऐसा लगता है कि एडवांस के लिए भी आप बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो जाओगे कि हाँ यार एडवांस एकदम मैं अच्छे से फोड़ दूंगा, मेरे को चीजें अच्छे से डेप्थ में आती हैं। यू कैन हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं। लेक्चर अटेंड करने के बाद एक अच्छा स्टडी मटेरियल पकड़ें जो रिलेवेंट हो, उसे करें। सवाल रेगुलरली करें। जैसे मान लो कि लेट से फॉर एग्जांपल कि आज आपने बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके पढ़ा, तो उसी दिन बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके की शीट में से सवाल कर लो। मान लो कि आपने लेट से फॉर एग्जांपल आपने टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो पढ़ी, तो उसी दिन आप टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के जो सवाल है वो उसी दिन निपटा दो। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ में जरूर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खास तौर से 19 से लेकर 23 वाले काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इन सवालों की संख्या अगर ज्यादा लगती है तो हमने ना अमेजन के ऊपर एक कंपटीशन की पीवाईक्यू नाम से एक बुक निकाल रखी है। हमने उसमें क्या किया कि जो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही डाल रखे हैं, और जो सवाल रिपीटेटिव थे ना, जैसे मान लो कि एक ही कॉन्सेप्ट 5 सवाल पूछ रखे हैं, तो हमने क्या किया कि उन 5 में से जो एक सवाल था ठीक ठाक वो रख लिए, बाकी 4 छोड़ दिए। तो वो वाली बुक से भी आप कर सकते हो, उसमें सवालों की संख्या कम हो जाएगी, मतलब सारे नहीं करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। वो आप अमेजन से बाय कर सकते हो, उसमें पीवाईक्यू आपको सारे सारे मिल जाएंगे। अब ठीक है, होमवर्क कर लिया, सवाल कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद एक आदत डालो कि हर 6-7 दिन के अंदर आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आपने जो भी आपके हैंड रिटन नोट्स हैं बहुत ही साफ सुथरे ना हो तब भी चलेगा, तो आप उनको रिवाइज लगातार हर 6-7 दिन में करें। जब भी आप टेस्ट देने जाएं तो अगेन अपने हैंड रिटन नोट्स को रिवाइज जरूर करें। एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट की हो, एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें जो आपके लेक्चर्स के कोहेरेंट हो, ठीक है। वो टेस्ट सीरीज में अच्छे से पेपर दें, पेपर को घर जाके एनालाइज करें, देखें कि पेपर में तुमसे क्या गलती हुई, तुम क्या और बेटर कर सकते थे, वगैरह वगैरह। जो तुमसे गलतियां हुई उस पर लगातार वर्क करो और अगली बार और बेटर तरीके से प्रिपेयर्ड होके जाओ। तो पढ़ना, होमवर्क करना, टेस्ट देना और टेस्ट को एनालाइज करना एक ऐसा प्रोसेस है जो तुम्हें लगातार रिपीट करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली 13 महीने तक। अगर 13 महीने तक इस सारे प्रोसेस को आपने रिपीट किया तो मान के चलो कि तुम्हारी रैंक अच्छी आएगी। ऐसे में कोई कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर पढ़ना, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, एनालाइज, ये सारी चीजें मुझे रेडीमेड सॉल्यूशन मिल सकती है क्या? बट ऑफ कोर्स यस, इसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच चला रखे हैं ड्रॉपर के। ऑफलाइन का जो बैच होगा वो सिर्फ और सिर्फ जयपुर में चलेगा, जैसे हम प्रवीण 2 बोल रहे हैं, प्रवीण 1 हम पहले से चला रहे हैं। ये 8 मई से स्टार्ट होगा। कोई भी आपको बड़ा बात पूछनी हो, बैच को बाय करना हो, तो आप कंपटीशन डिजिटल ऐप से या फिर एडू कंपटीशन ऐप से बाय कर सकते हो, और वेबसाइट बड़ा हमारी online.competition.com से भी आप बैच को बाय कर सकते हो। ये सिर्फ जयपुर में चलेगा। फिर भी अगर आपके बड़ा बैच से रिलेटेड कोई शंका हो तो आप बड़े आराम से इन नंबर पे कॉल कर सकते हो, 4x8 4x021 या फिर 7410900901। 1 की जगह 6 भी लगा सकते हो, 6 की जगह 8 भी लगा सकते हो। ऑनलाइन अगर पढ़ना हो कंपटीशन से ही, अगेन जिसमें ऑफ कोर्स सारा स्टडी मटेरियल घर पे आ जाएगा। स्टडी मटेरियल में होमवर्क कैसा करना है बड़ा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। सारे टेस्ट ऑफ कोर्स उसमें इंक्लूड होंगे। बिट सेट अगर बीच में पढ़ाना होगा तो पढ़ाया जाएगा। WBJ के टेस्ट भी लिए जाएंगे। मतलब जो भी चीजें हो सकती हैं पूरे किसी भी तगड़े से तगड़े कोचिंग के अंदर, वो सारे के सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट हमने बना रखे हैं बच्चे की जरूरत के हिसाब से। आगे जाके मान लो रिवीजन के लिए CQB या चैम्पा वो उसमें इंक्लूड होंगे, सब कुछ उसमें होगा। मेन से एडवांस के बीच में सिर्फ और सिर्फ कैट्स पढ़ना हो, एडवांस स्पेसिफिक पढ़ना हो तो वो इसमें इंक्लूड होगा। तो उसके लिए प्रवीण 7 बैच है, वो 4 मई से स्टार्ट होगा, और उसको भी अगेन बेटा आप इन ऐप से बाय कर सकते हो और फोन नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हो। चलिए, पढ़ाई से रिलेटेड आपके मन में कोई भी शंका हो, कोई भी बात हो, तो पूछने में हिचकी नहीं। इसी वीडियो के कमेंट के अंदर आप कमेंट कर देना कि सर मुझे इस बात की दिक्कत है, मैं ड्रॉप में किस बात का ध्यान रखूं, क्या करूं, कैसे करूं, तो मैं या टीम में से कोई ना कोई आपको रिप्लाई जरूर करेगा। चलिए, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।